दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो समाजशास्त्र का है। प्री बोर्ड पेपर बहुत ही चरम सीमा पे चल रहा है और समाजशास्त्र में आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो ये पेपर बस आप देख लीजिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्री बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से तो आएंगे ही, आपके बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो बोर्ड परीक्षा है, आप प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर भी चल सकते हैं। तो चलिए एक बार सबसे पहले पेपर पैटर्न आप यहां पे देख लीजिए। पेपर पैटर्न ऐसे हुबहू आपको देखने को मिलेगा और बहुविकल्पीय क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका यहां पे 10 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है। किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है? समाजशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में या फिर दर्शन शास्त्र में जो पूर्व धारणाएं होती हैं उसे भूलने की आवश्यकता होती है। तो आप विषय पढ़ रहे हैं कौन सा? समाजशास्त्र। तो राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशन कब हुआ था? 1796, 1798, 1797 या फिर 1999? सही जवाब इसमें होगा 1798। कमेंट करके बताइएगा कि एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा किया गया था, मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वेद में चारों वर्णों का उत्पत्ति ब्रह्मा से बताया गया है? किस वेद में चारों जो वर्ण है नी जो है आपके जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये जो 4 वर्ण हैं इनका किसमें जो है ब्रह्मा ने उत्पत्ति बताया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, जो सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री का मानना है कि लोग जो सामान खरीदने या उपभोग करते हैं वह समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है? ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है, दुर्खेम ने कहा है या फिर कार्ल मार्क्स ने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर ने कहा है। इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिनतांती किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या फिर तमिल? ये हिंदी तो लग नहीं रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बंगाल में राजा 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे राजा राम। ये राजा राम मोहन राय ने किस अभियान के जो है नेतृत्व किए थे? स्त्री असमानता, सती विरोध, अशिक्षित महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। सती विरोध यानी सती प्रथा के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, अशिक्षा, कृषि, कम जनसंख्या? तो इसमें 7वीं का राइट आंसर होगा आपका उद्योग एवं व्यापार। क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि युवा गृह नामक, ये नामक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, नामक है ये। नामक संस्थान निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनजाति या फिर वैश्य? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जन एक वर्ग आनुवांशिक होता है, हम उसे जाति कहते हैं, ये कथन किसका है? मजूमदार का है या फिर मैकाइबर एंड पेस, चार्ल्स कूले या फिर सीबी विकल? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा मजूमदार का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे है कि भारत में आर्थिक रूपांतरण कब से प्रारंभ हुआ है? आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या फिर उदारीकरण के जो है बाद? तो इसमें जवाब हो जाएगा उपनिवेशवाद के साथ, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, तो तरीका भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अस्पृश्यता के 3 मुख्य जो आयाम हैं वो कौन कौन से हैं? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, इसके 3 आयाम कौन कौन से ये आपको बताना है। तो देखिए अस्पृश्यता ने छुआछूत के 3 आयाम मतलब कौन कौन से 3 ऐसे स्रोत हैं, ठीक है, उसको बताना है आपको। ऐसे ही आपको यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं
पूछा जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं, हरित क्रांति के नकारात्मक पक्षों को चर्चा कीजिए। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इनको आइए आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम क्या हैं। तो यहाँ पे 3 मुख्य आयाम है, एक है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ये 3 इसके आयाम हो जाएंगे, आयाम यानी साधन हो जाएंगे। अब इसमें सामाजिक में देखिए, अस्पृश्यता के कारण समाज में भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। तो ये सामाजिक आपका मुख्य आयाम हो जाएगा। इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत के कारण समाज में भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार भी देखने को मिलता है। आगे इसमें आर्थिक है, तो आर्थिक में इसमें लिखेंगे कि अस्पृश्यता के कारण कुछ वर्गों को आर्थिक संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये आर्थिक समस्या हो जाएगी, आर्थिक आयाम हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है राजनीतिक। राजनीति में क्या होता है कि इसमें अस्पृश्यता के कारण दलितों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उनके प्रतिनिधित्व में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये 3 आयाम है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं आपके सामने है, धार्मिक बदलाव, सामाजिक बदलाव और तकनीकी बदलाव, जिसके कारण हमारे संस्कृति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे धार्मिक बदलाव में लिखेंगे, संस्कृति में नए धार्मिक विचारों और परंपराओं का प्रवेश होता है जिससे हमारी संस्कृति बदल जाती है। सामाजिक बदलाव देखिए, समाज में नई नई सामाजिक जो है मान्यताओं और मूल्यों का विकास हो जाता है जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद तकनीकी बदलाव में लिखेंगे, नए तकनीकी आविष्कारों और साधनों का जो प्रभाव होता है उसके कारण हमें अपनी संस्कृति में बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, पंचायती राज क्या होता है या पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं या फिर स्वशासन प्रणाली क्या होता है, ये सब एक ही बात है। इसमें आप लिखेंगे पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें ग्राम, तहसील, जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो है शासन किया जाता है। कहने का मतलब ये कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है ग्राम प्रधान का चुनाव, एक होता है आपका क्षेत्र पंचायत का चुनाव, एक होता है जिला पंचायत का चुनाव। ये तीनों चुनाव एक होते हैं, एक साथ होते हैं, इसीलिए से पंचायती या फिर त्रिपंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको डिटेल में भी आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे है कि हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष क्या रहे। हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक पक्ष थे और कुछ नकारात्मक पक्ष थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेगेटिव क्या थे ये आपको बताना है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि पर्यावरण समस्याएं जैसे कि भूमि की उर्वरता जो है वो नुकसान हुआ था, ये इसका नकारात्मक हो जाएगा। अगला है जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग भी किया गया था, ये भी इसका नकारात्मक पक्ष माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है पारंपरिक जो है कृषि पद्धतियों का ह्रास हुआ है। इन्हें जो प्राचीन काल से जो पद्धति कृषि चली आ रही थी वो खत्म हो गया और उसके बाद जो है रासायनिक खादों का अधिक इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाया गया था जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया था। आगे इसमें छोटे किसानों को जो है लाभ का अभाव, छोटे जो किसान थे उनको लाभ बहुत कम मिला था। जिनके पास पूंजी ज़्यादा थी, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, उनको हरित क्रांति से लाभ ज़्यादा हुआ था। जिस प्रकार से इसके बारे में नकारात्मक पक्ष आप लिख सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, औद्योगिक समाज क्या होता है। तो औद्योगिक समाज क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, औद्योगिक समाज वह समाज है जो मुख्य रूप से उद्योगों और या फिर उत्पादन पर आधारित होता है। इसमें मशीनों और तकनीकी उन्नति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जाता है। औद्योगिक समाज का मतलब ये कि जहाँ पे जो समाज उद्योगों पर निर्भर होता है, उत्पादन जैसा होगा, जिस प्रकार से होगा, वो सब उसी पे डिपेंड रहते हैं, तो औद्योगिक समाज इसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखने को मिलेगा, 19वीं सदी के जो समाज सुधारक थे वो उनका क्या योगदान था उनके बारे में आपको बताना है। तो 19वीं सदी में कुछ समाज सुधारक आए थे, जैसे इसमें लिखेंगे 19वीं सदी के समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय आदि समाजक जो कुरीतियाँ मतलब बुराइयाँ, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ ये सब थे। वे सामाजिक समानता, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों की वकालत किया करते थे। तो दोस्तों आप इसके बारे में आराम से सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ब्रह्मा के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। इन्होंने जो जाति व्यवस्था है जिसमें आपने 4 जाति के बारे में सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो जाति व्यवस्था जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसके ब्रह्मा जी के क्या सिद्धांत है ये आपको बताना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसमें लिखेंगे
लिखेंगे कि जो 4 वर्ण हैं वो ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है और उनके क्षत्रिय जो होते हैं वो हाथ यानी भुजाओं से माने जाते हैं और वैश्य जो होते हैं वो नाभि से माने जाते हैं और जो शूद्र हैं वो पैरों से उत्पन्न माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के जो है अलग अलग अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, तो उसी को जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में लिख सकते हैं ऐसे जनसंचार। देखिए जनसंचार में इसमें लिखेंगे जनसंचार से अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें विचार, सूचनाएं, संदेश एक से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे कि पत्रिका हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिसे जनसंचार कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं? तो अल्पसंख्यक देखिए, अल्प मतलब थोड़ा होता है संख्या, थोड़ी संख्या में लोग। अल्पसंख्यक से अभिप्राय वह सामाजिक या धार्मिक समूह से है जो किसी समुदाय की तुलना में बहुत संख्या में कम होते हैं, यानी जिनकी संख्या कम होती है, जिस समुदाय के, उसे अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे है भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार के बारे में आपको लिखना है, तो उसमें लिखेंगे भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि का मालिकाना हक बेहतर करना, गरीब जो किसान हैं उनको भूमि देना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। इसमें ये भूमिहीनता, जमींदार उन्मूलन और छोटे किसानों का समर्थन देना भी शामिल है। इसमें भूमि सुधार का सिंपल मतलब ये है कि भारत में जो जमींदारी प्रथा थी, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दिया गया, जमींदारी प्रथा हटाई गई, इन्हीं ज़मीन का अधिकार दिया गया और लोग अपना अपना जो ज़मीन है उस पर खेती करेंगे और अपने अपने हिसाब से अपना जितना उत्पादन हो सकेगा वो उनका होगा। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा खत्म करके जो है भारत में भूमि सुधार किया गया था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है, इसके बाद जो है आपका शुरू होता है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल शब्दों में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि औद्योगिकरण का जननांकीय और पारिस्थितिकी संरचना पर प्रभाव बताइए। तो यहाँ पे 2 हेडिंग आपको मिल जाएगा, एक जननांकीय प्रभाव, दूसरा पारिस्थितिकी प्रभाव। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जननांकीय प्रभाव के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे औद्योगिकरण के कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है, लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करने लगे हैं, जिससे शहरों क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ा है। यह प्रवृत्ति शहरों में नौकरी के अवसर, बेहतर जीवन की उम्मीद के कारण बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवारों के आकार में बदलाव आ जाता है और जो शहरी जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जन्म दर, मृत्यु दर पर भी काफ़ी गहरा असर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शहरी जीवन शैली स्वास्थ्य और सेवाओं यानी गांव की तुलना में बेहतर होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप 2-4 लाइन बना के लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे है पारिस्थितिकी संरचना में, इसमें लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई है, खनिज का अधिक उपयोग हुआ है, जंगलों की कटाई ने पर्यावरण असंतुलन को जन्म दिया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्य प्राकृतिक संसाधन की अत्यधिक खपत जैसे नकारात्मक प्रभाव को देखने को मिला है। तो इसके बारे में इस प्रकार से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे इसमें जो सेंटेंस है उसे भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना कि इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट, डिजिटल माध्यम का उपयोग करके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। लेन देन और अन्य आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वो कार्य के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट आधारित सेवाएं जो है प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज जैसी ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। आगे लिख सकते हैं इसमें कि यह अर्थव्यवस्था पारंपरिक व्यापार, उत्पाद वितरण के तरीकों से अलग है, क्योंकि इसमें उत्पाद और सेवाओं की खरीदारी, बिक्री पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज की डेट में सब डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन का माध्यम से सब कुछ आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने व्यापार में वैश्वीकरण, नए व्यवसाय के लिए अवसर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भूमंडलीकरण या फिर जो है श्रम पर टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीकरण और श्रम पर टिप्पणी आपको लिखना है, यानी उसके प्रभाव को बताना है। तो भूमंडलीकरण
भूमंडलीकरण देखिए, भूमंडलीकरण के चलते दुनिया भर में व्यापार, पूंजी निवेश और श्रम की जो वैश्वीकरण है ये हुआ है। व्यापारिक सीमाओं को समाप्त करते हुए देश के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। इससे विकासशील देशों में विदेशी निवेश और उत्पादों आयात निर्यात नए अवसर पैदा हुए हैं। तो आप इसके बारे में ऐसे भूमंडलीकरण लिख सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें लिख सकते हैं श्रमिक पर प्रभाव या श्रम पर प्रभाव, दोनों बात एक ही इसमें लिखेंगे। भूमंडलीकरण का श्रमिक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा है। जहां एक ओर नई नौकरियां अवसर पैदा होती हैं, वहीं दूसरी ओर असमान वेतन, कार्य अनिश्चितता, श्रमिकों का शोषण भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर कंपनियों ने उत्पादन लागत घटाने के लिए सस्ते श्रम वाले देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे वहां श्रमिकों के लिए कार्य करने में बेहतर अवसर मिले, लेकिन उनके अधिकारों और मजदूरी की स्थिति सुधार नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों का शोषण बढ़ा है और कार्य स्थल पर असुरक्षा भी देखने को मिलती है, जिससे उनका मनोबल में गिरावट देखने को मिलता है। आगे इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि औपचारिक साक्षात्कार जो है क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो औपचारिक साक्षात्कार होता है, जैसे कि इसमें लिखेंगे, एक पेशेवर तरीके से जाने वाली बातचीत होती है जो आमतौर पर नौकरी, कॉलेज, पेपर बेस, अन्य संस्थाओं चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जब आपके एग्जामिनर आपके कॉलेज में आते हैं और आपसे वाइवा में पूछते हैं तो वो साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें उम्मीदवार के निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उनकी योग्यता, अनुभव, कौशल के बारे में जाना जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो संरचित होती है। संरचित मतलब पहले से वो एक तैयार खाका किया था कि हमने क्या क्या बच्चों से पूछना है, किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, जिसमें आमतौर पर इंटरव्यू पैनल या चयनकर्ता होते हैं और उस प्रकार से चयन करते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण का अर्थ क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। तो उसमें लिखेंगे, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो शहर की ओर प्रवास करते हैं। यानी जब लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो उसे प्रवास कहा जाता है। और शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। सिंपल सी बात है, गांव से जाएंगे शहर में तो जनसंख्या बढ़ेगी। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, रोजगार के अवसर की तलाश और बेहतर जीवन स्तर के कारण होती है। इसके बारे में ऐसे ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे, नगरीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि नगरीकरण के साथ समस्याएं जैसी शहरी गंदगी, आवास संकट, प्रदूषण, अवस्थिति, शहरीकरण भी उत्पन्न हो जाती है। यानी जब लोग गांव से शहर में जाएंगे तो वहाँ समस्या भी देखने को मिलती है। तो आप इसके बारे में आप आसानी से शहरीकरण के बारे में लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रिंट मीडिया को संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखना है। तो प्रिंट मीडिया वह सूचना या फिर संचार का वितरण माध्यम है जहाँ मुद्रित सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर, किताबें आदि के रूप में होता है। यह मीडिया का सबसे पुराना रूप है। समाज में सूचना का प्रचार करने का एक प्रभावित तरीका भी रहा है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि जो किताब होते हैं, जो अखबार वगैरह होते हैं, जो छपकर आते हैं, उसी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। आज की डेट में प्रिंट मीडिया का जगह डिजिटल मीडिया ले लिया है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र, शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता तक पहुंचाई जाती हैं। हालांकि आज की डेट में इंटरनेट, डिजिटल मीडिया बढ़ते प्रभाव में इसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया अभी भी अपनी विश्वसनीय और गंभीरता जो है वो बनाए रखी है और काफ़ी लोकप्रिय है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह एक व्यापक जनसंख्या तक पहुंचता है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की जो है पहुंच अभी भी वहां नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा, जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे जनजाति क्या होता है, फिर बताएंगे इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जनजाति में जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो लोग जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनका अपना अलग संस्कृति होती है, अपनी अलग भाषा होती है, अपनी अलग उनकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से जनजाति के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिवार की आशा स्पष्ट करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। परिवार की जो आशा होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही कि वर्ष 1947 के बाद जो है महिला आंदोलन जो किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को।
जैसे कि नए पुराने सामाजिक जो आंदोलन है उनमें अंतर बताइए, या फिर पूछा गया है कि औद्योगिकरण नगरीकरण की परंपरा जो संबंध है उसके बारे में बताइए। औद्योगिकरण क्या होता है, नगरीकरण क्या होता है, इसका संबंध क्या है, ये आपको बताना रहेगा और इसके बारे में डिटेल में आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर अगर आपको ये नहीं आएगा तो अथवा करके इसको भी कर सकते हैं कि ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो जो ग्रामीण समाज है वो नगर में जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको जो है पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है और भी आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।